So we can start. शिक्षक मंच ऑनलाइन वेबिनार सीरीज और आज है 85वां एपिसोड। जैसा मैंने पिछले एपिसोड में बताया था, शतक के निरंतर नजदीक पहुंचते जा रहे हैं हम इस वेबिनार में बात करते हैं अध्ययन अध्यापन की, शिक्षण की, और किस प्रकार से शिक्षण को बेहतर बनाएं। बस इसकी आज के दिनों में आपने देखा है कि बहुत सारे शिक्षक हैं, वो विभिन्न कार्यों में लगे हुए हैं। कल आपने मतदान किया होगा, जो 12 जिलों में थे राजस्थान के, बाकी 13 जिलों में 26 तारीख को मतदान होने वाला है। तो बहुत सारे हमारे शिक्षक साथीगण इसमें व्यस्त है। इसके अलावा भी बहुत सारे जब कामों के लिए वो बाहर जाते हैं तो उनकी अनुपस्थिति में भी शिक्षण है वो निरंतर कैसे रहे। अध्ययन की अनवरत होना बहुत जरूरी होता है और उसकी सुनिश्चितता करना आज का हमारा विषय होगा। लेकिन विषय पे आने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी कहानी। हाँ, आज हम लोग थोड़ा सा देरी से प्रारंभ कर रहे हैं, उसके लिए क्षमा के साथ में इस कार्यक्रम को प्रारंभ कर रहा हूं मैं। पहले कहानी। एक साधु महात्मा थे, किसी गांव में रहते थे और प्रवचन करते थे। कभी एक गांव में, कभी दूसरे गांव में, इस तरह से विभिन्न गांवों में जाकर के वो अपनी अच्छी अच्छी बातें बताते थे। एक दिन अचानक उनके दिमाग में एक बात आई कि उनके पास में रहने का कोई ठिकाना नहीं है। अगर छोटी सी कुटिया हो जाती, एक झोपड़ी मिल जाती, तो कितना अच्छा होता कि एक ही जगह वो रहते और वहीं पे लोग बगाते और उनकी अच्छी बातें सुनते। ये मन में विचार आया। विचार कई दिनों तक उनके मन में कूदता रहा था। सोचते रहे थे कि किससे कहें, क्या कहें, कौन देगा। तभी किसी ने बताया कि पास के गांव में, जो पास के शहर का राजा है, पास के राज्य का राजा है, वो बहुत दयालु है। उससे जो भी जाके मांगता है वो उसको अवश्य देता है। तो महाराजा के पास साधु महात्मा पहुंच गए। उनसे इस बात की आशा लिए हुए कि एक छोटी सी झोपड़ी के लिए जगह की डिमांड कर लूंगा, कुटिया के लिए एक जगह मांग लूंगा। वहां जाकर के भीड़ लगी थी, याचक बहुत सारे थे, फरियाद लेके आए थे राजा के सामने। कोई कुछ मांग रहा था, कोई कुछ बता रहा था। ऐसे करते करते साधु महात्मा का उनका नंबर भी आ गया। नंबर आया तो पूछा, तो हिचकिचाते हुए, मन में सोचते हुए, तो राजा ने कहा, नहीं बताइए महाराज, आप क्यों आए हैं, क्या चाहिए आपको। तो उन्होंने कह ही दिया कि मुझे एक कुटिया बनानी है, एक आश्रम बनाना है, उसके लिए छोटी सी जगह, उसके लिए जगह चाहिए। महाराजा ने कहा कि ठीक है, वो तो ठीक है, पर जो सवाल दूसरा कहा वो बड़ा अजीब सा सवाल था। सवाल ये था कि आपको कितनी जगह चाहिए। साधु महात्मा तो इसकी तैयारी करके नहीं आए थे, उन्हें नहीं मालूम था कि कितनी जगह चाहिए। वो सोचने लगे। उन्होंने सोचा कि महाराजा बड़े दयालु है, तो फिर छोटी क्यों मांगू, मैं थोड़ी बड़ी मांग लेता हूँ। सोचता हूँ कि मैं 1 बीघा मांग लूं। 1 बीघा में क्या होगा, छोटा सा ही तो होगा 1 बीघा। फिर पेड़ पौधे भी लगा लूंगा तो 2 बीघा मांग लूं, 5 बीघा मांग लूं, 10 बीघा मांग लूं। फिर क्या है कि पशु पक्षी भी तो विचरण करेंगे वहां। तो सोचता हूँ कि मैं 50 बीघा मांग लूं, 100 बीघा मांग लूं। ये मन ही मन में बुदबुदाते रह रहे थे, सोच रहे थे। महाराजा ने सोच लिया कि हाँ, ये बता नहीं पा रहे हैं। तो कि महाराज चलो कोई बात नहीं, आप ऐसा करो, इस पूरब दिशा में रवाना हो जाओ। जितनी दूर आप जाओगे पहुंच जाना, शाम को लौट के सूर्यास्त से पहले आ जाना। जितनी दूरी तक आप नापोगे वो जमीन सब की सब आपके नाम कर दी जाएगी। वहां पे चाहे जितना बड़ा आप मठ बनाना, कुटिया बनाना, या जो भी बनाना, वो सब आपके लिए हो जाएगी। साधु महात्मा तो बहुत खुश हो गए। उन्होंने कहा ठीक है, मैं रवाना होता हूँ। लेकिन उन्होंने सोचा कि मैं अगर पैदल चल के जाऊंगा तो मैं तो थोड़ी सी जमीन है वो नाप पाऊंगा। तो उन्होंने दौड़ना शुरू किया, तेज तेज दौड़ने लगे। दौड़ते जा रहे थे, 100 मीटर दौड़े, 200 मीटर दौड़े।
जब दौड़ते हुए दिए तो महाराज को दया आ गई, उन्होंने अपने घुड़सवारों को पीछे दौड़ाया और कहा कि पानी ले जाओ, कुछ खाना ले जाओ, रास्ते में शायद ये गिर न पड़े। महाराजा को तो आव देखा न ताव, साधु महात्मा ने तो आव देखा न ताव, और बस दौड़ते चले जा रहे थे। जाकर के घुड़सवारों ने कहा कि साधु महात्मा पानी पी लीजिए। उन्होंने कहा नहीं, अब समय कहाँ है पानी पीने के लिए, मुझे तो दौड़ना है ना, जमीन है वो पीछे रह जाऊंगा, रुकूंगा तो मैं नाप नहीं पाऊंगा। ऐसे दौड़ते दौड़ते गए तो करीब 5-7 किलोमीटर दूर एक झील थी। उन्होंने सोचा कि हमारे आश्रम में एक झील भी तो होनी चाहिए, तो उन्होंने झील के चारों ओर चक्कर लगाया। झील बहुत बड़ी थी, उसके चारों तरफ चक्कर लगाया, तभी देखा उस आसमान की तरफ, तो सूरज डूबने की ओर जा रहा था। महाराजा ने साधु महात्मा ने सोचा कि अगर मैं वापस नहीं पहुंच पाया महल में तो फिर क्या होगा, फिर तो ये मेरी नापी हुई जमीन जीरो हो जाएगी। इसलिए वही झील के चारों तरफ चक्कर काटने के बाद सूरज डूबने से पहले पहले दौड़ते, उसी रफ्तार से दौड़ते दौड़ते है वो महाराज के महल में पहुंच गए, दरबार में पहुंच गए। जब पहुंचे तो उनकी हालत इतनी खराब थी कि उनसे खड़ा नहीं रहा गया। वो महाराजा से कुछ कहते उससे पहले वो गिर गए, उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, और ऐसा लगा कि वो बेहोश हो गए। राजवैद्य को बुलाया गया, उनकी नाड़ी देखी गई, तो पता चला कि वो तो मौत की नींद सो गए हैं। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं है। अंधी दौड़ जो हमारे आपके समाज के बीच में हो रही है, शायद उसी को ये व्यक्त करती है। हम लोग दौड़ते जा रहे हैं पाने के लिए, कितना पाना है अथाह, कुछ पता ही नहीं है कि क्या क्या हमें चाहिए, और उसका उपयोग हम कर पाएंगे कि नहीं मालूम नहीं। बस नापते जा रहे हैं, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 1 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 100 किलो। और आजकल तो आभासी भी जेब में भी कुछ नहीं होता, अकाउंट में 100, 1000, लाख, करोड़, अरब अरब, बस नापते जा रहे हैं। तो मेरे शिक्षक साथियों, हमें हमारे चूंकि हमारे पास में समाज को आगे ले जाने की जिम्मेवारी है, हमारे विद्यार्थियों को अंधी दौड़ से बचा करके और अपने संयत व्यवहार की तरफ बनाए रखने की जिम्मेवारी हमारी होती है। तो ये थी हमारी छोटी सी कहानी। कहानी के बाद में आज अपने जो मेरे साथी गण हैं, पैनलिस्ट है, हर बार की तरह जैसा आप जानते हैं कि हम लोग है वो कुछ ऐसे लोगों को बुलाते हैं हमारे कार्यक्रम में जो कि अपने अपने क्षेत्र में बहुत सारे अच्छे काम कर रहे होते हैं, और हमारे शिक्षण के जगत के एक तरह से यूं कहें कि वो सितारे होते हैं। वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं। उनसे जानने के लिए कि और दूसरे लोगों को भी हम लोग प्रेरित करें, इसलिए हम उन्हें आमंत्रित करते हैं। तो आज मैं हमारे कार्यक्रम में जो लोग आए हैं उनका परिचय आपसे करा देता हूं। सबसे पहला है योग्यता इसरानी। योग्यता इसरानी है वो L2 की टीचर है गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में, एलियाबाद निवाई ब्लॉक टोंक में। तो योग्यता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। इसका नाम है शिक्षक मंच ऑनलाइन वेबिनार सीरीज। नमस्कार सर। शिक्षक नमस्ते। वेबिनार मंच को मेरा नमन। अरुण सर को आभार एवं टीम को आभार, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। धन्यवाद। दूसरी हमारी साथी हैं जिनका नाम है नैना भारती। नैना भारती लेवल 1 की टीचर है और महात्मा गांधी स्कूल कस्बा देहरा अलवर से हमारे साथ जुड़ी हैं। ये इनके कार्यक्रम में आने का सार्थकता तब होगी जब ये देखी जाएगा कि गतिविधियां है वो केवल हिंदी मीडियम स्कूल में, अंग्रेजी मीडियम स्कूल्स में भी कराई जाती हैं। तो नैना भारती से हम लोग इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि वो जब नहीं होती हैं विद्यालय में तो किस प्रकार से कंटिन्यू रह पाता है, सतत रह पाता है, अनवरत रह पाता है,
उनके बच्चों का अध्ययन काम। तो नैना भारती जी, आपका भी बहुत सारा स्वागत है। नमस्ते सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें इस प्रोग्राम में पैनलिस्ट के तौर पे इनवाइट किया। सर मैं आपका बहुत बहुत व्यक्त करती हूँ। स्वागत है नैना जी। और इसके अलावा हमारे साथ में जो जुड़े हुए हैं वो तीसरे साथी हैं, उनका नाम है राजेश झाझड़िया। राजेश झाझड़िया जो है वो L2 साइंस के टीचर हैं, और वो SKD स्कूल है, वो लालपुर में है, झुंझुनू में। और इनसे झाझड़िया जी से भी जानेंगे कि किस प्रकार से है वो साइंस को भी एक्टिविटी बेस किया जाता है। बहुत पहले हम लोग पढ़ते थे, तब है वो आओ करके सीखें नाम से विज्ञान की किताब चलती थी, जिसमें ये बताया जाता था कि किस प्रकार से है वो गतिविधि है उस समय भी है उपयोग में लाई जाती थी। करके सीखना है वो बेहतर सीखना माना जाता था। तो राजेश जी, आपका भी बहुत सारा स्वागत है इस कार्यक्रम में। आपको हाँ अनम्यूट होना बहुत होगा। धन्यवाद। हाँ, तो इस तरह से हमारे तीनों पैनलिस्ट हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और अब हम लोग बातचीत करना शुरू करते हैं। सबसे पहले झाझड़िया जी के पास ही जाऊंगा कि टीचर का विद्यालय में नहीं आना किसी भी कारण से, चाहे वो सरकारी कारण हो या व्यक्तिगत कारण हो, उस समय शिक्षक की अनुपस्थिति है वो अध्ययन को प्रभावित न करे, इसके लिए आपकी नजर में पहला पहला वो थॉट है वो क्या होना चाहिए? किस प्रकार से उसको कंटिन्यू बनाए रखे कि आपकी कमी, यद्यपि शिक्षक की कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता, फिर भी अध्ययन की अनवरतता है वो बनी रहे। इसके लिए आपके विचार में क्या होना चाहिए, राजेश जी? जी सर। सर, जैसा कि विद्यालय में यदि शिक्षक अनुपस्थित हैं हम्म। तो शिक्षक दो प्रकार से अनुपस्थित हो सकते हैं। हम्म। एक तो कैजुअल, किसी कारण से अचानक एक दिन अब्सेंट हैं या 2 दिन अब्सेंट हैं। हम्म। और यदि शिक्षक साथी लंबे समय तक अनुपस्थित रहें, जैसे मेडिकल पर हैं या आजकल जो CCL हैं उस पे हैं, हम्म। तो दोनों ही स्थितियों में सर अलग अलग प्रकार से अपन को उसके लिए जो शिक्षक साथी विद्यालय में उपस्थित हैं वो अरेंजमेंट अलग प्रकार से कर पाएंगे। हम्म। हम्म। यदि वो 1 या 2 दिन के लिए अचानक अनुपस्थित हुए हैं हम्म। तो वहाँ जो संस्था प्रधान है उनके द्वारा किसी भी एक शिक्षक साथी को हम्म। उस कक्षा के अंदर वहाँ भेजा जाता है कि आप उस क्लास को देखिएगा, आज जो फलाना गुरुजी हैं या मैम हैं वो नहीं आ पाएंगे। हम्म। तो सर वहाँ उस स्थिति में क्योंकि यदि अपन कक्षा स्तर की बात करें तो कक्षा 1 से 8 के लिए तो विषय का निर्धारण 2012 की भर्ती के पश्चात हो पाया है। हम्म। उससे पहले 1 से 8 के लिए कोई भी शिक्षक अपनी रुचि के अनुसार अपना विषय जो है हम्म। वो उनका अध्यापन करते थे। हम्म। 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 तो वहाँ उस स्थिति में सर आज के समय में हमारे पास इतना मैटर है कि हम बच्चों को हम्म। उसके बारे में यदि बताना चाहें तो वो समय कम पड़ता है। जैसे 1 से 8 के लिए एबियल किट की उपयोगिता, जो जिस विषय के शिक्षक अनुपस्थित हैं हम उस विषय को लेकर के एबियल किट बच्चों के सामने जो है वो यदि बिखेर दें तो हम्म। उसे समेटना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एबिल किट अपने आप के अंदर एक बहुत विस्तृत क्षेत्र है और मैं एबिल किट के ऊपर SRG के तौर पे मैंने काम किया है। हम्म। और एबिल किट के अलावा इसी वर्ष जो हमारे श्रीमान नवीन जी जैन सर के द्वारा तो हम्म। पिटारा मैजिक बुक जो RKSM BK को लेकर के अपन ने, मैं हम्म। भी उसके अंदर, मेरा भी उसमें एक पार्टिसिपेट मैंने भी किया है हम्म। शिक्षक सितारे के तौर पर। हम्म। यदि कोई साथी जैसे गणित विषय पर कम कमांड रख पाता है या अंग्रेजी विषय को नहीं जान पाता है ठीक प्रकार से, तो हम्म। वो ये जो मैजिक पिटारा जो पुस्तक है उसके माध्यम से बच्चों को उस एक्टिविटी को देख करके हम्म। पहले वो खुद उसको थोड़ा देख ले और उसके बाद में वो अगर बच्चों के साथ में उस विषय वस्तु पर काम करेंगे, क्योंकि हम्म। हिंदी अंग्रेजी और गणित तीनों जो विषय हैं उसको लेकर के ये पुस्तक है। इसकी हम्म। सॉफ्ट कॉपी अपने शाला दर्पण पर है, वहां से वो ले सकते हैं, या इसका प्रिंट आउट लेकर के वो अपने पास विद्यालय में हार्ड कॉपी भी रख सकते हैं।
सही, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि अगर हमारे मन में नीयत साफ है तो फिर मतलब कोई व्यक्ति फिसल जाता है तो उठना मुश्किल होता है, लेकिन अगर नीयत फिसल जाए, अगर फिसल जाता है तो उठना आसान होता है, उठ भी जाता है। लेकिन अगर नीयत फिसलती है तो फिर उठना मुश्किल होता है। अगर नीयत अच्छी है तो फिर ये मान के चलिए कि हम लोग अध्ययन की अनवरतता बनाए रख सकते हैं। मैं भारती मैडम के पास में आऊंगा, लेकिन इसको थोड़ा सा परिवर्तित करके सवाल को या मेरी बात को, संदर्भ को परिवर्तित करते हुए हम लोग देखते हैं कि प्राइमरी विद्यालय है, वहां पे न्यूनतम शिक्षकों की संख्या होती 2। हाँ जी और सर। और ऐसे में ये बात की प्रत्येक कक्षा में शिक्षक आएगा कि नहीं आएगा, वहां तो होता ही नहीं है। तो वहां पर हम लोग जो टेक्निक काम में लेते हैं वो काम में लेते हैं पीयर लर्निंग की, आपस में मिल करके करें। और जैसा कि अभी झाझड़िया जी ने बताया था कि एबीएल किट है, वो बिखेर दिया जाए तो उसको समेटना मुश्किल होता है, तो समेटना है भी क्यों? हम लोग हाँ भाई जी। जितने ज्यादा बिखेरेंगे उतने ज्यादा ही तो फैलेगा ज्ञान को, उतना ज्यादा तो बनाने का प्रयास होगा। तो मेरा सिंपल सा आपसे सवाल ये है कि हम लोग है वो, जब 2 टीचर 5 कक्षाओं को अरेंज कर सकते हैं तो फिर किसी एक विद्यार्थी, एक शिक्षक के नहीं भी आने पर हमारी निरंतरता कैसे बनी रहेगी? क्या हमारे पास में कुछ ऐसी एक्टिविटीज नहीं होती जिससे विद्यार्थी, एक ही शिक्षक है या 2 ही शिक्षक है या 3 ही शिक्षक है या जितने निर्धारित शिक्षक हैं उनसे कम शिक्षक है, वो उसे कंटिन्यू कर पाए? नैना जी। पॉसिबल है सर, और ये बहुत ही मतलब सामान्य तरीके से अपन कर सकते हैं। हम्म। जैसे कि मैं ये मानती हूँ कि हर क्लास के अंदर टैलेंटेड बच्चे जरूर होते हैं। हम्म। तो हम उन बच्चों को मतलब उनकी कैचिंग पावर अच्छी होती है और वो सबसे पहले कैच करते हैं। हम्म। तो जब भी हम उस क्लास में जाते हैं तो अपना कोई भी टॉपिक है तो वो हम्म। बच्चों को जो अपन क्लियर करते हैं हम्म। वो आराम से सीखते हैं और बहुत जल्दी कैच करते हैं। तो मेरा मानना यह है कि सबसे पहले तो अपन ग्रुप डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अगर क्लास 5 है और टीचर्स 2 हैं तो हम्म। बाकी की 3 कक्षाओं में अपन जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनके हाथ में कमांड दे सकते हैं। और मैंने सर ये किया भी है। हम्म। बच्चे बहुत ही सिंपल तरीके से हैंडल करते हैं। जैसे बहुत सारे गेम्स हैं सर, एक मंथ नेम्स का, जनवरी फरवरी, वो एक दूसरे के हाथ पे क्लैप करके। फिर मैंने एक साउंड, मेरा एक पिटारा बुक के अंदर मेरा एक टॉपिक है साउंड से संबंधित, उसमें मैंने एक मतलब फर्श पे गोले बना के और उसमें अल्फाबेट्स लिख के उनके साउंड पहचानने पे, तो मैंने मतलब बच्चों को ये देखा, वो गतिविधि मैंने बच्चों को 2 3 बार करवाई, 3 बार करवाई। पर हम्म। वो जो सिंपली जो बच्चे वो जो लंगड़ी टांग खेलते हैं हम्म। वो छोड़ करके और वो मेरे गेम्स पे आ गए सर। हम्म। हाँ। वो मतलब, और जब भी मैंने उनको कई बार देखा कि जैसे मैं क्लास में नहीं होती या फिर जब आगे हम्म। पीछे सर चले जाते हैं कभी, तो हम्म। मतलब वो ही गाना, एक संडे संडे सन सन सन, मंडे मंडे, बहुत सारी सर ऐसी पोएम्स है, गतिविधि है, तो वो बच्चे अपने आप ही दोहराते रहते हैं। हम्म। हम्म। बिल्कुल ठीक कहा और आपने। और सर एक मतलब जैसे कि अपन ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे एक टीचर है 2 क्लास को हैंडल करना है, तो मुझे सर थोड़ा मतलब डायग्राम बनाने में ऐसे हल्की फुल्की रुचि है, तो मैं जैसे कोई भी एनिमल्स, मेरे पास एग्रीकल्चर थोड़ा सा रहा था 11th 12th में, तो मैं पशु पक्षियों के थोड़े ऐसे डायग्राम बना लेती, तो डॉग का अगर है तो उसको डायग्राम बना दिया, हम्म। और कैट का है तो डायग्राम बना दिया। उससे बच्चे स्पेलिंग तो याद करेंगे ही, और उसके साथ में अपन को एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा, बच्चा देखते ही उसकी छवि उसके माइंड में बिल्कुल फीड हो जाती है कि ये जानवर, ये डॉग है, ये कैट है, ये एलिफेंट है। हम्म। और हम्म। स्पेशली फर्स्ट और सेकंड क्लास के लिए सर। हम्म। नैना जी से मैं योग्यता जी की तरफ में मोड़ने से पहले मैं एक बात कहूंगा कि हाँ जब जी। लंच लंच टाइम होता है, खाने के बाद में बच्चे बहुत सारा खेल खेल रहे होते हैं। कोई हाँ जी रेल सर। रेल खेल रहा होता है, कोई लंगड़ी टांग खेल रहा होता है, कोई गट्टे गिन के वो खेल रहे होते हैं। तिग अपने निशान बना कर के, और तिग्गा चर भर, बहुत सारे गेम है, झाझड़िया जी ज्यादा जानते होंगे। इस तरह के गेम खेल है, वो खेल रहे होते हैं वो। और वो जो हाँ जी सर। खेल होते हैं उनमें कुछ ना कुछ सीखा जा रहा होता है। तो बहुत। वहां तो टीचर होता ही नहीं है। हाँ इसके जी अलावा सर। आप घर में भी देखो, मोहल्ले में भी देखो, शाम के समय में काफी सारे बच्चे हैं वो इकट्ठे हो गए
और वो कुछ खेल रहे होते हैं। अगर वो क्रिकेट खेल रहे हैं तो भी वहां पे स्कोरिंग हो रही है, नापा जा रहा है बड़े गिन करके, और बड़े ये तय होता है कि स्क्वायर लेग पे मारना है या पॉइंट पे मारना है। और वो पॉइंट है जब पे मारना होता है तो वो बिल्कुल कौन बनता है, एक तो 90 डिग्री का कौन बना करके साइड में मारा जाता है ना। तो इस तरह से करके वहां पर भी हम लोग है वो सीखने को शामिल कर सकते हैं। तो जब विद्यार्थी है वो जहां भी जो कुछ भी कर रहा है, हाँ बस जी सर। उसको कनेक्ट कर दिया जाए सीखने से, और वही सीखना आनंददायी होगा क्योंकि उनकी रुचि का है। हाँ वही जी सर। सीखना है वो स्वाभाविक होगा क्योंकि वो अपने आप कर रहे हैं। तो फिर क्यों नहीं हम किसी शिक्षक की अनुपस्थिति में उनकी इस जो प्रवृत्ति है, सीखने की प्रवृत्ति, आनंद प्राप्त करने की प्रवृत्ति, उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। योग्यता जी, आपको ऑन करना पड़ेगा अपना माइक। हाँ जी। जी सर। सर, हमारा जैसा कि टॉपिक है शिक्षक की अनुपस्थिति में भी अध्ययन निरंतरता सुनिश्चित करना, इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगी सर, हमारे इसमें एक पिटारा बुक है, एक हम्म। एबीएल का किट है, और हमारी वर्कबुक में जो कि गतिविधियां दी गई है, इनके थ्रू हम बहुत कुछ कार्य कर सकते हैं। जैसा कि बहुत सारे शिक्षक साथी हमारे ही जैसे विद्यालय में निरंतर नहीं जा पाते हैं, तो उसके लिए मैं अपना एक अनुभव शेयर करती हूँ कि मैं जैसे एबीएल किट को, उसमें जैसे कि मेरा एक स्पाइरल कैलेंडर फॉर फ्रेमिंग सेंटेंसेस है, इसको मैं बच्चों को पहले से उस पे थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल देकर और उनको सिखा सकती हूँ। सिखाने के बाद जब मैं 2 दिन या फिर 2-3 दिन अगर मैं विद्यालय में नहीं आ रही हूँ, तो उनकी जब प्रैक्टिस मैंने करवाई थी, वही कार्य मैं 2 दिन के लिए उनको लेकर जाती हूँ कि आप लोगों को ये वाली सामग्री इस मेरे पीरियड में उठानी है, और इस कार्य को एक एक बच्चा फ्रेमिंग सेंटेंस जब हम करते हैं तब अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। पर कैंडिडेट 20-20 सेंटेंसेस अपनी कॉपी में नोट डाउन करेगा, उनका 1 डे का वर्क कंप्लीट हो जाएगा, और इससे किसी को क्लास में डिस्टरबेंस भी नहीं होगा, और ये किसी अन्य शिक्षक साथी की भी अनुपस्थिति में कार्य किया जा सकता है। ऐसा ही कार्य जैसा कि मैं मॉड्यूल राइटर का कार्य भी करती हूँ, तो विद्यालय में मेरी भी अनुपस्थिति रहती है। एबीएल किट पे मैंने भी कार्य किया हुआ है मॉड्यूल में। तो मैं शिक्षक साथियों से यही कहना चाहूंगी कि इसमें हमारे पास एबीएल किट के साथ एक हैंडबुक दी गई है, टीचर्स हैंडबुक। हम लोग उसमें देखकर उसमें पढ़ सकते हैं कि गतिविधि कितनी सरल एवं रोचक है, और बच्चे बहुत ही सहज रूप से सहयोगी हो सकते हैं एक दूसरे से, कि हम लोग पीयर ग्रुपिंग भी करवा सकते हैं और पर्सनली भी कार्य उनको दे सकते हैं। इसी तरीके से जब मैं शिक्षक स्कूल में नहीं होती हूँ, तो मैं हमारे एक्स्ट्रा बोर्ड्स जो होते हैं उस पर एक टेबल बना देती हूँ। टेबल पे जो एफएलएन का कार्य है, जिसमें कि हम रीडिंग राइटिंग भी सिखाना चाहते हैं, न्यूमेरिकल एंड लर्निंग राइटिंग हिंदी में, उसमें मैं टफ वर्ड जैसे कि 69, 69 भी लिख दूंगी, 69 भी लिख देती हूँ, और इंग्लिश में किसी भी चीज की स्पेलिंग भी लिख देती हूँ। ऐसे करके सारणी बना देती हूँ। अगर मैं 2 दिन भी अगर स्कूल में भी हूँ, तो रेस्ट पीरियड में मैंने बहुत बार नोटिस किया, बच्चे उस बोर्ड आपका माइक। इस चीज को 69 बोलते हैं, तुमको पढ़ना नहीं आ रहा है, मैं बताता हूँ। तो मैंने देखा कि मेरी वहाँ मौजूदगी भी अनुपस्थिति का कार्य कर देती है, और मेरे बच्चे बहुत अच्छे से सीख लेते हैं। आपने तीनों तीनों ने ही है, झाझड़िया जी ने भी, नैना जी ने भी, आपने भी, तीनों ने जो बात की उसमें प्रमुख रूप से बात थी, एक तो एबीएल किट और दूसरा था पिटारा वर्कबुक। मैंने थोड़ा सा अलग से आपसे सवाल किया था। मेरा सवाल ये था कि शिक्षक है, विद्यार्थी जो है वो शिक्षक के बिना भी शाम के समय अपने मोहल्ले में रेसिस में जो लंच टाइम होता है उसमें भी कुछ इस तरह के गेम खेलता रहता है।
खेलने की ओर प्रवृत्त होता है, जिसके लिए उसे कोई आदेश नहीं प्राप्त किया दिया जाता, बिना आदेश के स्वयं सहज तरीके से खेल रहा होता है। और वो जो खेल रहा होता है वास्तव में वो खेल तो रहा ही होता है, आनंद की अनुभूति तो कर ही रहा होता है, लेकिन सीख भी रहा होता है। तो हमारी एक्टिविटीज में, हमारे सिखाने सीखने की प्रवृत्ति में, उनके द्वारा जो नियत रूप से, नियमित रूप से, सहज रूप से स्वीकार्य योग्य ऐसे खेलों को शामिल क्या नहीं किया जा सकता कि जिससे आपकी अनुपस्थिति में भी वो सीखे, उनका गेम कनेक्ट कर दिया जाए अगर सीखने की प्रक्रिया से। झाझड़िया जी, आपका क्या कमेंट है इस पे? जी सर, इसमें जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ कि एक तो ये है कि वहां जब बच्चे अपने आप खेल रहे होते हैं तो उस दौरान में एक या दो बच्चे उस खेल के दौरान लीडरशिप कर रहे होते हैं, और उस लीडरशिप हम्म। के दौरान वहां कुछ नियम कि हमें चीटिंग नहीं करनी है, इस प्रकार से इस खेल को खेलना है। हम्म। लेकिन कक्षा कक्ष में शिक्षण वाली बात जो होती है वहां केवल और केवल शिक्षक के द्वारा ही बनाए गए जो रूल हैं, जो नियम है कि आवाज नहीं करनी है, सीधा ही बैठो। हम्म। शिक्षण में एक बड़ा टारगेट होता है शिक्षक के सामने, एक तो सिलेबस करवाना पाठ्य पुस्तक को लेकर के। हम्म। दूसरा सर, वहां बच्चों के अंदर ये डर होता है कि हमारा एक परीक्षा होगी, एक मूल्यांकन होगा, और जब बच्चा हम्म। खेल रहा होता है तो उसके सामने किसी प्रकार की चिंता या भय नहीं होता है कि हमें किसी प्रकार की परीक्षा इसके लिए पास नहीं करनी है, कोई हम्म। ग्रेड सिस्टम नहीं है, कोई अंक नहीं है। हम्म। तो एक बड़ा अंतर बच्चे के सामने, क्योंकि बच्चे को अपन सीधे ही कोई भी खेल खिला करके, या बच्चे खुद खेलते हैं और उसके बाद में अपन कहें चलो चलो बहुत टाइम हो चुका है, और अपन थोड़ा पढ़ लेते हैं, तो हम्म। बच्चों के चेहरे बिल्कुल उतर जाते हैं, और कुछ बच्चे तो ये भी कहते हैं सर थोड़ी देर और थोड़ा हमें खेलने दीजिएगा। हम्म। वो इसलिए क्योंकि वहाँ बच्चों के पास थोड़ी आज़ादी ज़्यादा है, स्वतंत्रता है, हम्म। हम्म। बोरियत महसूस नहीं करते हैं। हम्म। तो खेल से सीधे ही अपन टीचिंग मेथड की ओर बढ़ते हैं, पाठ्य पुस्तकों की ओर बढ़ते हैं, तो सर एक बीच में एक योजक कड़ी है जो है अपनी लाइब्रेरी। हम्म। लाइब्रेरी के अंदर भी किसी प्रकार का कोई मूल्यांकन नहीं है, कोई परीक्षा नहीं है, हम्म। और वहाँ चूंकि बच्चों के पास कविताएं, कहानियों की पुस्तकें, खूब वहाँ किताबें होती हैं, तो बच्चा जब पढ़ना शुरू करता है हम्म। तो सबसे पहले यदि शुरुआत कक्षा 1 और 2 के बच्चे के लिए अपन करें, तो वहाँ शुरुआत अपन लाइब्रेरी से यदि करते हैं हम्म। तो हम्म। बच्चा उसमें उस पढ़ने में उसकी रुचि बढ़ती है, और पढ़ने की लत यदि बच्चे को हम्म। प्रारंभिक कक्षाओं में लग जाती है तो वो लत उसके जीवन भर, वो पढ़ने वाली लत उसकी लगी रहती है, वो छुटा नहीं सकता कोई भी उस लत को। तो हम्म। यहाँ पर सर अपन इसको डायरेक्ट खेल का, जैसा कि मैंने अभी बताया, वो सभी गेम आउटडोर नहीं हो सकते हैं, कुछ इंडोर खेल भी अपन बच्चों को करवा सकते हैं। हम्म। जैसे अभी गर्मियां हैं तो गर्मियों के दौरान बच्चे जो हैं वो धूप में नहीं खेल पाएंगे। हम्म। तो हम्म। सर आर्ट एंड क्राफ्ट इसका एक अल्टरनेट है। आर्ट एंड क्राफ्ट के माध्यम से बच्चा जो है क्रिएटिव तरीके से, नए तरीके से कागज से कुछ मुखौटे बनाना या अन्य चीजें बनाना, या हम्म। जो विषय वस्तु अपन पढ़ा रहे हैं उस विषय वस्तु को लेकर के क्ले या चिकनी मिट्टी से कुछ चीजें बनाना, या कपड़ों से, कपड़ों के टुकड़े हैं उनसे कुछ बना पाना, वो कुछ क्रिएट कर पाएगा रस्सी से या पेंटिंग के द्वारा। तो सर ये जो चीजें हैं बच्चा क्योंकि बच्चे की, प्रत्येक बच्चे की रुचि अलग अलग फील्ड में अलग अलग होती है, हम्म। तो वहां उनको एक स्वतंत्र मौका मिलता है अपने आप को प्रकट करने का। और लाइब्रेरी का सर, जैसे एसआरटी ने चिल्ड्रन लाइब्रेरी कोर्स मैंने भी किया है 6 महीने का, ये जो एसआरटी और टाटा ट्रस्ट के मार्फत जो हुआ था, तो हम्म। मैं इसमें इसमें मैंने लगातार 2018 से जुड़ा हुआ हूँ चिल्ड्रन लाइब्रेरी कोर्स से। और ये हम्म। वास्तव में ही जो उत्प्रेरक गतिविधियां, क्योंकि बच्चों को अपन उत्प्रेरक गतिविधि से पहले जोड़ेंगे कि मोटिवेट करेंगे कि तुम्हें ये किताबें क्यों पढ़नी है। तो जैसा जैसे कि धारावाहिक जब पूरा होता है, जो टीवी सीरियल आते हैं, तो उसके लास्ट में क्लाइमेक्स छोड़ देते हैं कि अगले दिन इसको जरूर देख पाएंगे, जो दर्शक है वो देखेंगे जरूर, वो हम्म। वेट करते हैं कि कब कब इसका टाइम हो। तो हम्म। बच्चों को भी अपन अगर पढ़ाते हैं या शिक्षण करवाते हैं, उस दौरान अपन क्लाइमेक्स पे ला करके अगर छोड़ेंगे तो बच्चा अपने आप रुचि, इंटरेस्ट उसके अंदर अपने आप पैदा होगा, और वो खुद कहीं ना कहीं उसको ढूंढेगा कि यार ऐसा क्यों हुआ होगा, सर हम्म। कल क्या बताने वाले हैं, आगे क्या होने वाला है।
हमें आगे क्या इसमें क्या हो सकता है, तो पॉसिबिलिटी बच्चों के लिए बढ़ जाती हैं सर। बहुत तो बढ़िया, मेरा बहुत ये बढ़िया। पॉइंट ऑफ व्यू, इसको देखने का नजरिया सर इसी प्रकार से है। बहुत बढ़िया, आपका नज़रिया काफ़ी सही है। दो बातें आपने महत्वपूर्ण बताई। एक बात तो ये कि हम लोग है बच्चों को लाइब्रेरी के साथ में जोड़ सकते हैं, पढ़ने का कोई विकल्प नहीं होता, पढ़ सकते हैं, पहली बात ये था। और दूसरी बात ये कि आप अपने शिक्षण के दौरान है वो शिक्षण का जो अंत करें तो अगले दिन के लिए कुछ ऐसा छोड़ के जाएं कि बच्चे अगले दिन आने के लिए लालायित रहें, उन्हें उनके मन में रहे कि कल इसका आगे का जो है वो कंटिन्यू करना बहुत जरूरी। ये दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण थी। मैं कुछ और बात कहना चाह रहा था। वो बात सिंपल सी ये इतनी सी थी कि अब वो जमाना गया कि हमें सिलेबस ही पूरा कराना है। सिलेबस पूरा कराने में अगर हम लोगों ने कुछ सिखाया नहीं तो हमारा सिलेबस पूरा कराना है वो कहीं ना कहीं जाया चला जाएगा, उसकी उसकी उपयोगिता नहीं होगी। और सीखने के लिए किसी भी किताब की सिलेबस की सीमा नहीं होती। हमारे पास में जो सिलेबस है वो हमें कॉन्सेप्ट्स देता है, कॉम्पिटेंसीज देता है, हमें उन कॉम्पिटेंसीज पे हमें है उसको सिखाना है, बच्चे को कॉम्पिटेंसी प्राप्त करनी है। हम लोग आपके साथ में दोबारा बात करते रहेंगे। उस इस बीच में हमारे कुछ वीडियोज हैं, कुछ फिल्म है टीचिंग की, लर्निंग की, कि हम लोगों को विद्यार्थियों के साथ में किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। तो मैं निवेदन करूंगा कि अगर अमन वो दिखा दें तो फिर हम लोग हमारे पैनलिस्ट के साथ उन पे बात करें, एक एक करके। दोनों पहले एक वीडियो और फिर दूसरा वीडियो। ठीक है सर। ये छोटे से वीडियो हैं, वो मैं आप चाहता हूं कि आपको दिखाया जाए। और उसके बाद अपनी अपनी सीट पे जाके बैठ जाते हैं। फिर से वही नई टीचर क्लास में आती है। Good afternoon, students. गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। क्या आप सब ने अच्छे से अपना लंच फिनिश किया? यस मैम। कोई भी डर की वजह से मैम को जवाब नहीं दे पाता। अरे क्या बात है, लगता है तुम सब ने आज ठीक से खाना नहीं खाया। किसी के अंदर एनर्जी नहीं है। अब बिना एनर्जी के हम लोग मैथ्स कैसे पढ़ पाएंगे? बच्चों को शांत देखकर मैम आगे कहती हैं, अच्छा ये बताओ, तुम में से सबसे पहले मुझे अपना इंट्रोडक्शन कौन देगा? लेकिन फिर से कोई कुछ नहीं बोलता। फिर मैम सोचती हैं। लगता है ये सब मेरी वजह से नर्वस हो रहे हैं। तभी मैम को एक आइडिया आता है। वो कहती हैं, वेल, लगता है आप सभी मुझसे डर रहे हैं, पर अगर आप लोग अपना इंट्रोडक्शन नहीं देंगे तो फिर हम लोग पढ़ाई कैसे शुरू करेंगे? तो फिर क्या किया जाए? चलो एक गेम खेलते हैं। गेम का नाम सुनकर सभी बच्चे खुश हो जाते हैं। गेम? कौन सा गेम मैम? एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम, जिसमें मैं जिस भी बच्चे को खड़ा करूंगी वो मुझे अपना नहीं बल्कि अपने बेस्ट फ्रेंड का इंट्रोडक्शन देगा और उसके बारे में बताएगा। सब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर मैम कहती हैं, अरे तुम लोग तो मुझे एकदम कंफ्यूज लग रहे हो। रुको, अभी समझाती हूँ। बेटा तुम खड़े हो जाओ। यस मैम। अब मुझे अपना नाम बताओ और फिर ये बताओ कि इस क्लास में तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है? मैम मेरा नाम गट्टू है और मेरा बेस्ट फ्रेंड तो बंटी है। ये रहा बंटी। अच्छा, तो गट्टू अपने फ्रेंड बंटी का इंट्रोडक्शन दो कि उसे क्या पसंद है और उसके कौन से सब्जेक्ट्स फेवरेट हैं। मैम ये बंटी है और इसका फेवरेट सब्जेक्ट तो इंग्लिश है, और हाँ इसे मेरे साथ बैडमिंटन खेलना भी बहुत पसंद है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और गट्टू ये बताओ तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मैम मेरा फेवरेट सब्जेक्ट तो मैथ्स है। सीमा मैम हमें बहुत इंटरेस्टिंग तरह से मैथ्स पढ़ाती हैं और उनकी मैथ्स क्विज में भी मैं अक्सर फर्स्ट आता हूँ। दैट्स ग्रेट गट्टू, नाउ सिट डाउन। ओके मैम। अब किसकी बारी है? हाँ तुम बताओ बेटा, तुम्हारा नाम क्या है और कौन है तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड? गुड्डी खड़ी हो जाती है और कहती है, मैम मेरा नाम गुड्डी है और मेरी बेस्ट फ्रेंड चिंकी है। चिंकी ये सुनकर खुश हो जाती है
और हाथ ऊपर करके मैम को बताती है कि उसी का नाम चिंकी है। अच्छा, और गुड्डी ये बताओ, क्या तुम्हें ये पता है कि चिंकी को खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? हाँ मैम, चिंकी को सबसे ज्यादा चीज सैंडविच जो मेरी मम्मी टिफिन में भेजती है वो पसंद है। अच्छा चिंकी, क्या गुड्डी ने सही आंसर किया? हाँ हाँ मैम, एकदम सही आंसर किया। वेरी गुड गुड्डी, अब तुम बैठ जाओ। अब मुझे कौन अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में बताएगा? अब इस बार सब बच्चे खुद ही हाथ खड़े करने लगते हैं और आंसर करने लगते हैं। सब बच्चों की नई मैम से दोस्ती भी हो जाती है और सब बच्चों का मैम से इंट्रोडक्शन भी। सब बच्चे नई मैम से बहुत फ्रेंडली हो जाते हैं और मन लगा के मैथ्स पढ़ते हैं। इसी तरह एक वीक बीत जाता है। ये मैंने छोटा सा क्लिप आपको दिखाया, और ये क्लिप है वो दिखाने का क्या कारण था, तो इसके बारे में मैं नहीं बोल करके मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा। योग्यता जी, आप बताइए कि आपने ये क्लिप देखा, आपको कैसा लगा और क्या है वो सीख रही हैं आप इससे? योग्यता जी। हाँ जी सर। सर, इस क्लिप को देखकर मुझे ये लगा कि कोई भी क्लास जब होती है तो कन्वर्सेशन टू वे होना चाहिए। सिंगल वे से बच्चे बोर ज्यादा होते हैं, और इसमें जब शिक्षिका वन वे करती थी तब बच्चे बोर हो रहे थे। और जब शिक्षिका ने उनको उनकी अभिव्यक्ति जांची, मौखिक अभिव्यक्ति जिसे इसमें दिखाया गया है, तो मौखिक अभिव्यक्ति से बच्चों को जब उनको फ्रीली छोड़ दिया कि आप कुछ भी बता सकते हैं, कैसे भी बता सकते हैं, तो बच्चे बहुत इंटरेस्टेड होके उसमें अपना पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वो टीचर के लिए भी बता रहे हैं, अपने साथी के लिए भी बता रहे हैं, और स्वयं के लिए भी बता रहे हैं। और जैसे कि सर आपने हमें क्वेश्चन किया, तो उसको मैं थोड़ा और जोड़ के बताना चाहूंगी। जैसे कि बच्चे इवनिंग में अपने घर के बाहर प्ले करते हैं, तो मैंने मोस्ट ऑफ बच्चों को देखा एक गेम खेलते हुए, व्हाट कलर यू वांट, तो बच्चे बताते हैं ग्रीन कलर। तो उसमें भी मैंने उनको बहुत कुछ सीखते हुए देखा है कि वो ग्रीन कलर को सर्च करते हैं और फिर ग्रीन कलर के पास जाके उससे यूनिटी वाला भी हो जाता है, और वो कलर से भी सीखते हैं, अपना उनका स्पीकिंग भी होता है। वो हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, कोई सी भी लैंग्वेज उनके मदर टंग में भी वो खेलते हैं, उससे भी मैंने ऐसे देखा। और एक मैंने देखा है कि जब हम लोग उनको स्कूल में पिक्चर रीडिंग सिखाते हैं, बच्चों को पिक्चर दिखाते हैं और उनको बोलने के लिए कहा जाता है, मौखिक अभिव्यक्ति के लिए या लिखित के लिए कहा जाता है, तो वो इवनिंग में जब बच्चे खेलते हैं तो कोई भी अगर उनके आगे कभी भी कोई उनके सामने पिक्चर आ जाता है, तो वो अपने आप को एक्सप्लेन जरूर करते हैं कि इस चीज में ऐसा हो रहा है और है ना मुझे ऐसा लग रहा है। तो बच्चे एक दूसरे को भी ये बताते हैं कि मुझे इसमें ये नहीं ये दिख रहा है। तो ये भी बहुत कुछ उनको बिल्कुल ठीक कहा आपने। अभी जो क्लिप था उसका ये है कि मेरा रिसर्च का टॉपिक था, उसमें यही था कि हम लोग किस तरह से साइको सोशल बॉन्ड बनाएं बेटर लर्निंग आउटकम के लिए। तो जब तक है टीचर और बच्चे के बीच में बॉन्ड नहीं बनेगा, दोनों एक दूसरे को स्वीकार नहीं करेंगे मनोवैज्ञानिक रूप से, तब तक नहीं, वरना तो ये तो गणित का क्लास थी। गणित के क्लास में आपको कौन सा खाना पसंद है इसकी जरूरत नहीं होती है, पर इसकी जरूरत थी। इसकी जरूरत इसलिए थी कि जिस पे आपको काम करना है, जिस प्रकार से जब हम खेती करते हैं, किसी को बिजाई करते हैं, उससे पहले है वहाँ खरपतवार दूर करने के लिए निराण करते हैं, सफाई करते हैं, उस जमीन को इस बात के लिए तैयार करते हैं कि वहां हम लोग बिजाई कर सकें। उसी तरह से क्लास प्रारंभ करने के लिए मैं कई बार कह चुका हूं कि पहले 5 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि हम किस प्रकार से कनेक्ट कर पाए बच्चों के साथ में, क्योंकि हमें काम किसके साथ करना है, बच्चों के साथ में करना है। उनके अभिव्यक्ति है उनकी वो सहज हो, रूल्स है वो होने चाहिए, पर रूल्स का अर्थ ये नहीं कि विचारों को कहीं सप्रेस करना, उसकी अभिव्यक्ति को रोकना, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब एक और वीडियो है, दूसरा वीडियो, वो भी आप लोगों को दिखाते हैं, फिर उस पर भी बात करेंगे। तो सेकंड वीडियो जो है वो प्लीज चलाया जाए। दीदी अपू बाई बनना चाहती है। बाई? क्यों? कुछ तो चपड़ चपड़ कर रही थी। इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, तो बाई की बेटी बाई बनेगी।
तो इस हिसाब से तो अब्दुल कलाम को मछुआरा होना चाहिए था, क्योंकि उनके पिता मछुआरे थे। अच्छा, तो फिर वे क्या बने? खा जाओ बाल अपने। पहले तो बहुत बड़े वैज्ञानिक बने, फिर भारत के प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति। इंसान दो चीजों से बनता है? या तो किस्मत या मेहनत। ये बात सही कह रही हो आप। और गरीब के पास किस्मत होती तो वे गरीब थोड़ी ही होता, है ना? सही। तो बच्ची मेहनत, वही करनी पड़ेगी। मित्रों, कोई भी व्यक्ति अपने ब्रेन में, अपने दिमाग में अपने भविष्य को पहले से लिख करके नहीं आता। जैसा इस छोटी सी क्लिप ने बहुत बड़ी बात कही कि हमारे पास में दो ही चीजें हैं जो हमें कुछ बनाती है। पहली चीज होती है किस्मत और दूसरी चीज होती है मेहनत। किस्मत के बारे में हमें नहीं मालूम, लेकिन मेहनत के बारे में हमें मालूम है। तो अगर हम मेहनत करेंगे तो सफलता हमारी कदम चूमेगी। महामहिम राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में कहा गया था कि उनके पिताजी मछुआरे थे और वो टेम्पल की लाइट के नीचे जाके पढ़ते थे और पढ़ करके देश के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक बने, जिन्होंने न केवल वो एटॉमिक एनर्जी पर काम किया, बल्कि उन्होंने एक बहुत बड़ा काम ये भी किया कि मिसाइल्स में लगने वाली जो बुलेट होती है उसको हार्ट के इलाज के लिए काम में लेना शुरू किया। इतने बड़े वैज्ञानिक थे। भारत के राष्ट्रपति तो बने ही बने, और आज भी भारत का कोई भी नागरिक है उनका नाम सम्मान से लेता है। तो हमारे शिक्षकों के लिए ये मान के चलिए कि हम बच्चों की भविष्य को बनाते हैं। तो भविष्य को बनाने के लिए, जैसा अभी आपने क्लिप में देखा कि दो बातें हैं, एक मेहनत और दूसरी किस्मत। किस्मत आप नहीं लिख सकते, परंतु आप मेहनत से उसकी किस्मत बना सकते हैं। नैना जी, आपको मौका दूंगा मैं इस पर कमेंट करने के लिए। हाँ जी सर। सर मैं इस बात के लिए एक एग्जांपल देना चाहूंगी सर। प्लीज बताइए। मेरी फर्स्ट क्लास की एक बच्ची थी सर, और जो भी अगर अच्छे टीचर होते हैं तो वो अपनी छाप बच्चों के ऊपर जरूर छोड़ते हैं, मेरा ये मानना है। तो वो बच्ची एक दिन मतलब मेरी क्लास में मेरे सामने बैठी थी और ऐसे मतलब ऐसे घुसर पुसर कर रही दूसरी बच्ची को, तो वो हंसने लगी। मैंने पूछा क्या हुआ बेटा, मैंने पूछा क्या हुआ, फिर वो ऐसे हंस के और रह गई। फिर मैंने दूसरी बेटी से बोला कि मैंने कि बेटा क्या बोला इसने, फिर उसने वो भी हंसने लगी सर एक बार पहले, और फिर उसने मुझे बोला कि मैडम इसने ये बोला कि जब मैं बड़ी होकर शादी करूंगी तो मैं मैडम बनूंगी, क्या ना। फिर मैंने उसको बुला के पूछा कि मैडम आपको क्या इतनी अच्छी लगती है? बोला हाँ मैडम मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं भी मतलब आपकी तरह ही बनना चाहती हूँ। फिर मैंने उसको बोला कि बेटा मैडम बनने के लिए शादी होने की जरूरत नहीं होती, मैडम बनने के लिए आपको बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो बिल्कुल मेरा मानना सर यही है कि मेहनत के लिए अपन बच्चों को मतलब ज्यादा से ज्यादा वो कर सकते हैं। बिल्कुल। एक शिक्षक है, उसका शिक्षक होना सार्थक है यदि उसका विद्यार्थी ये कहे कि मैं उनके जैसा बनना चाहता हूँ। मन को बहुत खुशी मिलती है सर। हाँ बिल्कुल। आप किसी भी आपको आदर्श स्वरूप है, अगर कोई भी व्यक्ति फॉलो करता है और चाहता है कि मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ, उनके जैसा बनना चाहता हूँ, तो ये मान के चलिए कि आपने अपना काम है वो ईमानदारी से किया है, मेहनत से किया है। आपका अनुसरण करने के लिए कोई भी तैयार होता है, इसका मतलब ये है कि आप में काबिलियत है। अब हमारे पास में हम लोग कार्यक्रम के अंत को अंदाज की तरफ ले जाएं, उससे पहले कुछ साथी लोग हैं वो कमेंट करना चाहते हैं। उनका वीडियो हमारे पास में, जैसा कि हमने पिछले कार्यक्रम में शुरुआत की थी, कुछ लोगों के वीडियो रिकॉर्ड करते हैं जो हमारे इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं। उनके वीडियोज हमारे पास में आए हैं, वो इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहते हैं, चलो वो सुनते हैं प्लीज। नमस्कार साथियों, मैं नीलम धनवानी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रामसिंहपुरा सवाई माधोपुर में कार्यरत हूँ। प्रिय साथियों,
शिक्षक मंच वेबिनार अरुण सर के द्वारा एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। यह वेबिनार में प्रारंभ से ही देखती आ रही हूँ और हर प्रत्येक वेबिनार में एक नया कॉन्सेप्ट होता है, एक नई जानकारी, शिक्षण से संबंधित नई जानकारी मिलती है। साथ ही इसमें जो विशेषज्ञ पैनलिस्ट होते हैं उनके माध्यम से किसी विशेष प्रकार की जो समस्याएं हम फेस करते हैं अपने क्लासरूम में, तो उनको किस तरह से सॉल्व किया जाता है, उनके क्या एक्सपीरियंसेस हैं, उनको जानने का हमें मौका मिलता है। साथ ही साथ यदि हमारी कोई समस्या होती है तो वह भी हम यहाँ पर पूछ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं और हमें अपनी बातों का जवाब भी मिलता है। यह एक बहुत अच्छा मंच है और सभी को यहाँ से, मुझे लगता है यहाँ पर राजस्थान के लगभग सभी शिक्षकों को इससे बहुत ज़्यादा सहायता प्राप्त हो रही है। साथ ही ये हमारे मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखता है कि किस तरह से विद्यालय के माहौल को हम अच्छा बना सकते हैं जिससे कि विद्यार्थियों के शिक्षण में एक गति प्रदान हो, उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले। जिस तरह से सर खुद भी एक प्रेरणादायक कहानी से वेबिनार की शुरुआत करते हैं और बाकी की समस्याओं को उस कहानी के माध्यम से सर जोड़ने की कोशिश करते हैं। यह पॉइंट मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और मैं आशा करती हूँ कि सर का ये वेबिनार हमेशा यूं ही चलता रहे, हमें नई नई जानकारियाँ प्राप्त हो, हमें शिक्षण संबंधी विधाओं का हमें यहाँ पर ज्ञान हो। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के इतने सारे कॉन्सेप्ट सर बताते हैं, डिजिटल लर्निंग के सर कॉन्सेप्ट बताते हैं, पेरेंट्स की इम्पोर्टेंस बताते हैं कि पेरेंट्स टीचर्स टॉक कितना ज़रूरी है और टीचर्स का टीचर्स से टॉक कितना ज़रूरी है। तो यह एक बहुत ही अच्छा मंच है और मैं सर को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि सर का ये जो इनिशिएटिव है ये बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। धन्यवाद। धन्यवाद नीलम जी। नमस्ते, मैं गजेंद्र सिंह सोलंकी, स्टेट अवार्ड। नमस्ते, मैं गजेंद्र सिंह सोलंकी, स्टेट अवार्डी टीचर। मैं गंगापुर सिटी जिले से हूँ। विगत 1 वर्ष से शिक्षक मंच वेबिनार के हर एपिसोड को मैं देखता आया हूँ। इनमें जो पैनलिस्ट के द्वारा शिक्षण को रोचक बनाने के लिए और शिक्षकों को बूस्ट करने के लिए जो तरीके बताए जाते हैं, जो सुझाव दिए जाते हैं, वो बेहद ही कारगर और रोचक होते हैं और इनसे हमारी शिक्षण प्रक्रिया है उसको और ज़्यादा प्रभावी बनाया जा सकता है। श्री अरुण जी सर का ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। मैं आपको आभार और धन्यवाद दोनों ज्ञापित करना चाहूँगा और आशा करूँगा कि इसी प्रकार से हमें बेहतरीन जानकारियाँ इसी प्रकार शिक्षक मंच के माध्यम से प्रोवाइड करवाते रहें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद गजेंद्र जी। नमस्ते। सर एक वीडियो और है, क्या हम चलना चाहते हैं? जी हाँ, जी हाँ। नमस्कार, मेरा नाम अनीता साहू है। मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नाथड़ी में कार्यरत हूँ। लेवल 2 अंग्रेजी से मैं पढ़ाती हूँ। साप्ताहिक रूप से जो शिक्षा मंच के अंतर्गत वेबिनार आयोजित किया जाता है वो बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत प्रेरणादायक है और बहुत आनंददायक है और कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ जानने को मिलता है और मैं भी चाहती हूँ कि कभी न कभी मैं इस मंच का एक हिस्सा हूँ। बिल्कुल, अगली वेबिनार में इन्हें जरूर हिस्सा बनाया जाए। इस बार मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि आप लोगों को टीचिंग के टिप्स है ना, हर बार में हर एक वेबिनार में एक टिप दी जाएगी। शिक्षक लोग चाहें तो उस टिप को है यूज कर सकते हैं अपने पढ़ाने में। देखिए, क्लास में आपकी सफलता इस बात पे निर्भर करती है कि बच्चे आपके साथ में कनेक्ट हों। बच्चों का अपना मूड होता है और आजकल के वातावरण में जहाँ पर वो मोबाइल में, टीवी में, आसपास में बहुत सारी चीजों को देख करके अपने मूड के को संतुलित नहीं रख पाता है। आजकल बहुत छोटे बच्चों में भी ये देखा जाता है। तो सिंपल सा एक छोटा सा टिप मैं आपको उसकी केवल क्लासरूम को सहज बनाने के लिए देना चाहता हूँ कि आप जैसा हमेशा करते हैं उससे ठीक उल्टा करना शुरू कर दीजिए। एक दिन के लिए मान लीजिए आप हमेशा है अपने राइट हैंड से बोर्ड पर लिखते हैं, बिना बताए बच्चों को अपने लेफ्ट हैंड से लिखने की कोशिश कीजिए। आप चेयर पे जाके बैठते हैं, आप मत बैठें, खड़े रह के बात करना शुरू करें। आप सामने खड़े होके बात करते हैं, आप पीछे जा करके बात करें। आप हमेशा राजू को पहले बुलाते हैं, आप रानी को पहला बुलाना शुरू करें। तो एक दिन देखेंगे तो बच्चे एक बार तो नहीं समझेंगे, लेकिन जब होगा तो वो बिल्कुल अचानक से
आपके इस परिवर्तन को नोटिस करेंगे और नोटिस करेंगे तो फिर आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, और बस आपका उद्देश्य पूरा होगा और आपको उनके साथ में कनेक्ट करने का मौका मिलेगा। तो ये था छोटा सा टिप। अपना जैसा आप हमेशा करते हैं उसका ठीक विपरीत क्लासरूम में करना प्रारंभ करें। ये वो पहले 5 मिनट की गतिविधि है जो मैं हमेशा कहता हूँ कि विद्यार्थियों को सहज बनाने के लिए होती है। अगर आज है वो हमारा सवाल का जो सेशन है, अगर वो है तो आप प्लीज रख सकते हैं, अगर नहीं है वो तो फिर मैं हमारे पैनलिस्ट को अंतिम अवसर देता हूँ एक एक अपनी बात कहने के लिए। तो मेरे ख्याल से वो नहीं है, तो मैं आप तीनों ही साथियों से एक एक मिनट के लिए ये चाहूंगा कि आप बताएं कि हमारे वेबिनार में और क्या सुधार किया जा सकता है, हमारी शिक्षण पद्धति में क्या सुधार किया जा सकता है, 1 मिनट के लिए। और आप सब शिक्षकों से ये अनुरोध है कि आप चाहते हैं कि आपका वीडियो है वो हमारे इस कार्यक्रम में चलाया जाए, आप इसकी समालोचना करें। भले ही हमारे कार्यक्रम में कुछ कमी है तो जरूर बताएं, हम लोग सुधार की प्रयास करेंगे। तो आप अपना वीडियो हमारे जो दिए गए मेल आईडी होती है उसमें भिजवा देंगे तो हम उसे शामिल करेंगे। तो अब मैं बस इन तीनों ही साथियों को एक एक करके आमंत्रित करता हूं और उनसे सुझाव लेने के लिए। 2 तरह के सुझाव, एक तो शिक्षण में सुधार के लिए आपकी नजर में क्या और प्रयास किया जा सकता है, और दूसरा ये कि हमारे इस कार्यक्रम में क्या सुधार किया जा सकता है। सबसे पहले झाझड़िया जी, राजेश जी झाझड़िया। जी सर, जैसा कि अपनी ये जो वेब सीरीज है, अपनी ये जो अपने एक नवाचार इस सेशन में हमने आपके द्वारा किया गया था, ये सर एक तो ये निरंतर रखा जाए, आगे भी इसको कंटिन्यू रखा जाए। और जो अनुभवी जो शिक्षक साथी हैं और भी जो फील्ड में काम कर रहे हैं, वहां तक उनको ये मौका मिले कि वो भी इस मंच के ऊपर आए, वो हिस्सा बने और अपने जो अनुभव है वो पूरे राजस्थान में वो साझा कर सकें। दूसरा सर, आप हर बार जो एक जो नया मुद्दा अपन लेके आते हैं, चाहे वो शिक्षण से लेकर के हो या अध्यापक की समस्या हो या फिर बच्चों की समस्या हो, अपन उसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। तो ये वास्तव में ही बहुत ही लाभदायक है। और मेरी जो समस्या है वो लगभग राजस्थान के, हो सकता है कि अन्य शिक्षक साथियों की भी समस्या हो, क्योंकि प्रत्येक अपना राजस्थान इतना बड़ा प्रदेश है कि वहाँ यूरोप कंट्री के तो कई देश समा जाएं और कल्चर में काफी डिफरेंस है। तो ये बिल्कुल एक अच्छा प्रयास रहेगा कि अपन कोई भी विषय वस्तु का जब चयन करते हैं तो अमूमन जो कॉमन जो विषय वस्तु है वो तो अपन ले ही रहे हैं। और हो सकता है किसी क्षेत्र दूर दराज के अंदर कोई एक अलग ही कोई शिक्षक साथी की कोई अलग समस्या हो, तो पहले अपन पैनलिस्ट से मेरा निवेदन रहेगा कि अपन कोई एक गूगल फॉर्म या कोई ऐसा अपन क्रिएट करें कि वो पूरे पूरे राजस्थान में सर्कुलेट हो, और वो समस्याओं का एक पूरा एक कि आपके शिक्षण के लिए, बच्चों के लिए या भौतिक संसाधन को लेकर के आपके सामने क्या समस्याएं आ रही हैं, पहले वो समस्याओं का एक पूरा एक हमारे हमारे पास भंडार हो। फिर अपन एक एक को उस प्रत्येक शनिवार को उसको लेते रहें आगे से आगे, और हमारे सामने एक बहुत बड़ा आगे का एक पूरा शेड्यूल बन जाएगा, एक साल भर का शेड्यूल बन जाएगा कि हमें आगे किन किन मुद्दों पे आगे और बातचीत करनी है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही राजेश जी ने। राजेश जी के माध्यम से मैं समस्त शिक्षकों से अनुरोध करूंगा कि आपकी नजर में कोई ऐसे विद्वान शिक्षक हैं जिन्हें इसका पैनलिस्ट बनना चाहिए, तो हम लोग जरूर उन्हें आमंत्रित करेंगे। और जहां तक प्रश्न है समस्याओं के, भौतिक समस्याओं के समाधान का, तो ये जो मंच है ये अकेला ऐसा मंच है जहां पे अध्ययन अध्यापन की एकेडमिक बात होती है। यहाँ हम पढ़ने पढ़ाने की बात करते हैं। समझिए ये सरकारी नहीं है, ये हम लोगों के शिक्षकों का एक मंच है जहां पर हम लोग किस तरह से बेहतर पढ़ा सकते हैं, पढ़ने पढ़ाने में कोई समस्या क्या आ रही है, उसका समाधान कैसे करें, ये रहेगा। और आपका ये सुझाव भी बहुत अच्छा है कि हम लोग है वो पहले से विषयों का भंडार है वो इकट्ठा कर लें, हम लोग गूगल फॉर्म के माध्यम से सभी साथियों तक भेजें। आप लोगों से भी मैंने कई बार अनुरोध किया है, फिर मेरा अनुरोध है कि इनबॉक्स में आप जिस टॉपिक पे चर्चा करना चाहते हैं आप लिख करके भेजें। और दूसरा ये भी कि आपकी नज़र में कोई ऐसा शिक्षक है जिसकी कुशलता का, जिसकी विशेषता का लाभ पूरे राज्य को मिलना चाहिए, तो जरूर हम लोग उन्हें आमंत्रित करेंगे। आपको भी तो आमंत्रित किया है,
इसी तरह जी से बिल्कुल। हर एक लोगों को हम लोग आमंत्रित करेंगे, उन सबका स्वागत करेंगे। अब नैना भारती जी, आपकी तरफ से दो ही सवाल, वही कि शिक्षण में सुधार और हमारे कार्यक्रम के लिए सुझाव। सर मुझे ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगता है और मैं हर सीरीज इसकी देखती हूँ। और सर एक मतलब इस जो ये जो कार्यक्रम है इसमें बहुत ही किताबी ज्ञान से परे और बहुत ही बेसिक जो चीजें होती हैं उनसे अवगत करवाया जाता है, जो कि हर शिक्षक साथी विद्यार्थियों के साथ इंटरेक्ट नहीं हो पाते। तो इस वेबिनार को देखकर या सुनकर उनको वो टॉपिक्स मतलब वो पता चलते हैं कि हम किस तरह बच्चों के साथ में ज्यादा से ज्यादा घुल मिल सकें या उनके साथ में अपना कम्युनिकेट कैसे बढ़ा सकें। सर बहुत सारी चीजें इस वेबिनार से सीखने को मिलती है। और सर मुझे भी मतलब सर ने जो बात कही मैं उस बात से सहमत हूँ कि मतलब पढ़ाई के अलावा भी एक बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने आती है सर अध्ययन के अंतर्गत। जैसे भौतिक सुख सुविधाएं सर सरकारी स्कूलें हर जगह होती हैं, उनमें प्रॉपर जो चीजें फैसिलिटीज होनी चाहिए वो नहीं होती है सर। हम्म। तो उनके बिल्कुल लिए भी बिल्कुल। वो मैंने शिकायत। मैंने कहानी की शुरुआत की थी, तब ये कहा था कि एक साधु महात्मा है, उपदेश देते थे। उनके पास कुटिया भी नहीं थी, वो जगह जगह जा करके देते थे। तो सिखाने के लिए निश्चित रूप से बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, परंतु अगर हमारा उद्देश्य ये है कि हमें सिखाना है तो हम जरूर सिखाएंगे। जरूर उसके लिए सिखाएंगे सर। हाँ, उसके लिए हमारे पास में अलग से मंच है जिस पर हम लोग अपनी ये समस्या है इसका समाधान ढूंढ सकते हैं, और वो धीरे धीरे बढ़ भी रहा है। बहुत पहले जब हम लोग स्कूल्स में होते थे तब तो ये समझिए कि एक ही कमरा होता था, और कमरा नहीं भी होता था, साथ लगते थे, पेड़ के नीचे स्कूल चलती थी। लेकिन अब है, बहुत सारी अच्छी स्कूलें हो रही है। समय के साथ में परिवर्तन हो रहा है और धीरे धीरे परिवर्तन ये बढ़ता जाएगा। आप देखते जाइएगा कि जब हम पढ़ते थे, जब रिजल्ट आता था तो उसमें फर्स्ट डिवीजन की रो है वो मुश्किल से बहुत कम होती थी। 100 से कम लोगों के फर्स्ट डिवीजन होते थे पूरी बोर्ड में, और थर्ड डिवीजन का इतना बड़ा होता था कि आप गिनते रह जाएं। तो कहने का मतलब है परिवर्तन है वो हो रहा है। इस परिवर्तन में हमें किस प्रकार से सहभागी बनना है, हमें किस प्रकार से, हमारा मुख्य काम है अकादमिक काम है। हमारा मुख्य काम है कि हम लोग पढ़ाने को किस तरह से बेहतर बनाएं कि बच्चा हमारा सीख सके और सीख करके अपने जीवन में उपयोग में ला सके। अब मैं अंतिम रूप से आमंत्रित करता हूँ योग्यता जी को। योग्यता जी बताएं कि वो उनका क्या सुझाव है अध्ययन अध्यापन के रूप के लिए और दूसरा इस कार्यक्रम के लिए। जी सर, धन्यवाद सुझाव और सुधार की आवश्यकता के लिए। सर एक बात मैं पहले अपनी रखना चाहूंगी कि आरके एसएमबी टीम को मेरा धन्यवाद कि हम टोंक जिले की टीम भी आपकी ही तर्ज पे कार्य कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि जो शिक्षण में सुधार है उसके लिए मेरा बस एक ही अनुरोध रहेगा शिक्षक साथियों से कि शिक्षक साथी जब तक अपनी थॉट्स में पॉजिटिव ले सकेंगे, बच्चे ऑटोमेटिक अपने शिक्षक से भी जुड़ते हैं और हम जो शिक्षण उनको करवाना चाहते हैं बच्चे उनसे भी स्वतः ही जुड़ पाते हैं। और दूसरी बात है कि जब भी शिक्षक साथी हैं अपने शिक्षण में लाइब्रेरी की बुक्स को जोड़ना चाहें, उससे क्या है कि जो हम एक बुक से हमारा सिलेबस करवाते हैं उससे बच्चे बोर होने की कंडीशन में आ जाते हैं कभी कभार। लाइब्रेरी की बुक से जब हम कनेक्ट करते हैं तो हमारी लाइब्रेरी का मोटो भी क्लियर होता है और बच्चों का सीखना सिखाना भी शीघ्र हो जाता है। सर सुझाव के तौर पे मैं कहना चाहूंगी कि जब ये शिक्षक साथियों की वेबिनार है, इस वेबिनार को अगर हम एसएमसी सदस्यों के साथ, एसडीएमसी सदस्यों के साथ भी साझा करते हैं तो उससे हमारे एक्टिव जो ग्रामवासी हैं, भामाशाह हैं, वो लोग भी हम शिक्षक साथियों की कितने प्रक्रियाएं होती हैं, कितनी प्रक्रियाओं से हम बच्चों के लिए कार्य करना चाहते हैं, किन्हीं समस्याओं से हम कार्य नहीं कर पाते हैं, उन चीजों को भी वो समझ सकेंगे और हमारे कार्यों में सहयोग कर सकेंगे। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तीनों ही साथियों ने बहुत ही सार्थक सुझाव दिए। हम लोग कोशिश करेंगे कि इन सुझावों पे अमल में लाएं। और अब बस इसको मैं इसका अंत करूं या समापन करूं उससे पहले ये कहूंगा कि एक जो है वो शिक्षक है उसकी
को आंखें पढ़नी भी आनी चाहिए, चेहरा पढ़ना भी आना चाहिए। विद्यार्थी जो होता है वो बहुत कुछ है, कह नहीं पाता है, शब्दों के स्वरूप में नहीं कर पाता है, तो उसकी खामोशी को पढ़ना वो आपको आना चाहिए। शेर है मेरा कि हजार अल्फाज मेरे कुछ कह न सके, हजार अल्फाज मेरे कुछ कह न सके, जो वो खामोश जुबान से कह गया। तो मित्रों, मुझे ये चाहिए कि हमारा शिक्षक है वो विद्यार्थी की भाषा को पढ़े। वो भाषा शब्दों की भाषा भले न हो, उसके चेहरे की भाषा हो, उसके मौन की भाषा हो, उसकी आंखों की भाषा हो। आप सबसे विदा लेते हैं इस कार्यक्रम के अंत करते हुए। हमारे तीनों गेस्ट जिन्होंने अपना समय निकाल करके दिया, कल चुनाव था इसलिए हम लोग शुक्रवार को ये कार्यक्रम करते हैं, केवल कल चुनाव इलेक्शन डे था इसलिए हमने इसको है वो बदल करके शनिवार को किया। फिर भी आप लोग आए, आप लोगों का तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, और उन सब लोगों का धन्यवाद, शुक्रिया उन सब लोगों का जो कि इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं या फिर हमारे यूट्यूब पर इसका जो रिकॉर्डेड वर्जन होगा उसको देखेंगे। आप सब लोगों का शुक्रिया। अलविदा। आभार।